मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। गोविंद हरि, नारायण हरि, हरि ओम नारायण। स्वामी जी आसन पर आ चुके थे। प्रवचन आरंभ हो चुका था। आज भी कल्पना जी के हाथों में न कलम थी न कॉपी। उमेश जी पीछे बैठ गए, पर वे सबसे आगे बैठी थीं। सभी लोग दिव्य वचनों को लिख रहे थे, पर वे सर झुकाए बैठी थीं। तभी स्वामी जी की आवाज़ सुनाई दी, राख से उठाकर मैंने तुझे मनुष्य का जन्म दिया है। आगे मैं डर के मारे कुछ सुन ही नहीं पाया। मैंने देखा कि उनका हाथ कल्पना जी की ओर था और वे भी आश्चर्यचकित सी देख रही थी, क्योंकि प्रतिमा जी ने जो मुझे एक पत्र भेजा था उसमें आखिरी में कुछ ऐसा ही लिखा था कि कई बार जल चुके हैं, राख हैं। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, अरे स्वामी जी को कैसे पता चला? अब मेरा संदेह पक्का हो रहा था कि ज़रूर ये वही हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ। प्रवचन समाप्त हो चुका था, सब जा चुके थे। उनकी बेटी ने तस्वीर भी स्वामी जी को दी थी, पर हल्के से आंसू मैंने आज भी कल्पना जी की आंखों में देखे। एक दिन मैंने जानकारी लेने के लिए फिर प्रतिमा जी को फ़ोन किया। वैसे तो मैं कभी फ़ोन नहीं करता था, या तो मिस्ड कॉल देता था या मैसेज। प्रतिमा जी ने फ़ोन उठाया। मैंने तबीयत के विषय में पूछा। उन्होंने बताया ठीक है। मैंने कहा यदि आपको हमसे शिकायत थी तो आप बड़ी थी, मुझे डांट सकती थी, पर आपने बच्चों से क्यों कहलवाया? उन्होंने बस इतना ही कहा कि क्या दुश्मनी थी हमसे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने लिखना छोड़ दिया है। मैं प्रकाश, जो गुड्डू पोद्दार के रूप में उस समय बात कर रहा था, अधूरी कहानी के विषय में भी कुछ बताने का साहस नहीं कर पाया। इधर उमेश जी और उनकी पत्नी भी बराबर आश्रम आ रहे थे। एक दिन मुझे सुनाई दिया, हे स्वामी जी, हमें प्रवचन समझ में नहीं आते हैं। मेरा घर भी बहुत दूर है, हम रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, इसलिए स्वामी जी आप रेडियो पर आ जाइए, जिससे कि हम समय पर सुन लिया करें। पर स्वामी जी बिना सुर लय ताल के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। स्वामी जी हर बार ठीक होने का आशीर्वाद देते थे। इन्हें भी रेडियो का शौक़ है, यह सोचकर मैं हैरान था। प्रतिमा जी से भी लगभग संपर्क टूट ही गया था, पर बातें अवश्य याद आती थीं। एक बार उन्होंने ही बताया था कि लिखते लिखते इंसान बात की तह तक पहुंच जाता है। मैंने कहा लिखती रहिएगा। मैंने सोचा कि शायद ये स्वयं ही बात की तह तक पहुंच जाएं, पर उन्होंने तो लिखना ही छोड़ दिया था। उमेश जी और उनकी पत्नी कल्पना जी आश्रम आ ही रहे थे। उमेश जी ने बताया कि डॉक्टर ने दवा दी है और कहा है कि जीवन भर ये दवा खानी है। स्वामी जी ने कहा ठीक है, इसे दवा देना बहुत ज़रूरी है।
वैसे परेशान होने की कोई बात नहीं। इसकी खोपड़ी उल्टी हो गई थी। उनकी पत्नी ने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से बहुत कुछ जानती हैं। स्वामी जी ने कहा कि बेटी, तू हंसा कर। पर वे बिल्कुल नहीं हंसी। फिर स्वामी जी ने कहा, गुरु दक्षिणा में हंसी तो दे ही सकती है। वे फिर भी नहीं हंसी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कितनी देर में अपने घर पहुंचेंगी। ये भी जानता था कि ये घर पहुंचते ही रेडियो अवश्य खोलेंगी। मैंने रेडियो पर एक गाना लगाया जो कुछ इस तरह से था, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये गाना उन्हीं के कैसेट का था जो मुझे उन कबाड़ में मिले थे, कागज़ों के साथ। पता नहीं उन्होंने सुना या नहीं सुना। खैर, काफ़ी अरसा बीत गया था। इस बार वे काफ़ी समय के बाद आश्रम आई थीं। उमेश जी ने उनसे कहा कि खुद अपना हाल बताओ। इस पर कल्पना जी ने कहा, हम क्या बताएं स्वामी जी, आप तो जानते ही हैं। स्वामी जी हंसने लगे और बोले, बेटा, ये पागल है। मैं समझ रहा था कि ये स्वामी जी का स्नेह था। उमेश जी ने यह भी बताया कि ये एक बार बता रही थी कि आप घर गए थे और आप हमारे चौके तक गए भोजन के लिए, पर आप बिना भोजन किए लौट आए। इस पर स्वामी जी ने फिर से हंसकर कहा कि ये पागल है। मैं समझ रहा था कि ये स्वामी जी का स्नेह था। मैं सोच रहा था कि इतने सारे मैसेज देने के बाद यदि प्रतिमा जी और कल्पना जी एक ही हैं तो वे स्वामी जी से अपना हाल अवश्य बताएंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनके अगली बार आने का इंतज़ार करने लगा। इसी बीच मैंने वो सारे कैसेट चला दिए जो उनके जीवन से संबंधित थे। बहुत परेशान था मैं। एक तरफ वो कागज़ की चीखें जो मुझे पुकार रही थीं, एक तरफ प्रतिमा जी जिनकी लिखावट मेरे कागज़ों की लिखावट से मिल रही थी, दूसरी तरफ ये कल्पना जी जिनकी मूक ध्वनियाँ भी मुझे सुनाई पड़ती थीं। एक लिखना चाहती है और एक ने लिखना छोड़ दिया था। मेरे कागज़ की लड़की का नाम घर पर गुड्डी था और प्रतिमा जी ने भी अपने घर का नाम गुड्डी ही बताया था। एक लड़की थी, एक श्रीमती बता रही थी। पर ये आश्रम में जो आ रही थी, इनका नाम नहीं पता चल पा रहा था। मैंने एक बार प्रतिमा जी से अवश्य पूछा था कि कहीं उमेश जी का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। इस पर उन्होंने बताया, जी नहीं, कोई गंगा में खड़ा होकर भी कहे तो मैं नहीं मानूंगी। इस बार उमेश जी और उनकी पत्नी यानी कि कल्पना आश्रम आए तो दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत पहले से कुछ ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि कोई गोरखपुर के गुड्डू पोद्दार हैं जो हमें मैसेज भेजा करते हैं। हमने भी उनसे बराबर बात की है, पर बात करते करते कब मेरी तबीयत खराब हो गई हमें पता ही नहीं चला। हमने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, पर स्वामी जी आपकी छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। स्वामी जी हंसे और कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं उन्हें दूसरी ओर मोड़ दूंगा। तभी उन्होंने फिर कहा, स्वामी जी, हम जो बात करते हैं
वो हमें रेडियो पर सुनाई पड़ती है। न्यूज़पेपर में भी कुछ ऐसी ही एडिटिंग होती है। कुछ ऐसा ही लगता है इस समय हमने न्यूज़पेपर, मोबाइल और रेडियो सब बंद कर दिया है। स्वामी जी ने कहा कि अभी दवा मत बंद करना। वे तो घर चले गए, पर मैं, प्रकाश, बहुत घबरा गया। क्या यही हैं प्रतिभा जी? हाँ, प्रतिभा जी यही नाम है इन पन्नों पर। ये नाम मैं लेना नहीं चाहता था, पर अनायास ही मुंह से निकल गया। ये तो अच्छा था कि किसी को सुनाई नहीं पड़ा। इन्हीं से मेरी इतने दिनों से बातें हो रही थी। पर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इनकी तबीयत खराब हो गई? क्या सचमुच स्वामी जी के कारण उन्होंने मुझे नहीं डांटा? हाँ, मुझे याद आया, स्वामी जी ने एक बार इनसे कहा था, जब इन्होंने लिखने की बात की थी, तो स्वामी जी ने कहा था कि सबसे प्यार से मिलो, जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उफ, ये कितनी छोटी छोटी बातें याद रखती हैं। हमने तो इनके ही मनपसंद के कैसेट चलवाए थे कि शायद इन्हें अपने लिखे हुए इन कागज़ों की याद आ जाए और मेरी भी याद आ जाए। अब क्या करता? स्वामी जी ने मोड़ देने की बात की, मुझे तो अब मुड़ना ही था। डर लग रहा था, पता नहीं स्वामी जी मेरे विषय में क्या सोचेंगे। मैंने तो प्रतिभा जी से कहा था कि वे हमारी सब बातें लिखती रहें, पर वो क्या लिखेंगी जब वे इस तरह बोलती थीं कि किसको याद करिए किसको रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। कैसे लापरवाही से जवाब देती थीं। मैंने याद दिलाने की कोशिश की कि बोलिए, कहीं कुछ छूट रहा है आपके बोलने में? तो फट से जवाब दिया, छूट रहा है तो आप याद दिला दीजिए। अब मैं स्पष्ट समझ गया था कि ये वही प्रतिभा हैं, पर उमेश जी के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। लिखते लिखते अब मुझे नींद आ रही है। शब्द सब बिखर रहे हैं।